गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य से मत घबराना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने पर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको ऊपर चढ़ने से रोकते हैं, कुछ भी करने से रोकते हैं, तो जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, जिस दिन आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन वही लोग जो आपकी आज निंदा कर रहे हैं वो अपनी राय बदल देंगे, वो आपके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। तो कभी भी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। हमें जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, कुछ भी हो जाए, हमें उसे प्राप्त करना ही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि जो श्वसन तंत्र है वो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है वो दो तरह से होती है। जैसे श्वसन मतलब सांस लेना, प्रश्वसन, और सांस छोड़ना यानी निश्वसन। ठीक है, सांस लेने से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको श्वसन के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो श्वसन का मार्ग है, जो श्वसन पथ है, वो कहाँ से होते हुए कैसे नाक से कैसे शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था नासिका। सबसे पहला पॉइंट क्या था? नासिका। नासिका यानी नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल। ठीक है, फिर नासिका जो होती है वहाँ से हम श्वास लेते हैं। जो ये वाला हिस्सा होता है नाक का, वो किससे बना होता है? वो कार्टिलेज से बना होता है। इसीलिए कार्टिलेज से बने होने के साथ हम इसे ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन जो इसके पीछे नासिका कपाट होती है, ये नासिका के ऊपर जो आगे वाला भाग होगा, नासिका कपाट, उसे बोलते हैं नासिका कपाट। इसे क्या बोलेंगे? नासिका, उसे बोलेंगे नासिका कपाट। नासिका कपाट। तो जब सांस यहाँ से जाएगी, नाक से सांस जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, तो कहाँ पे जाएगी? नासिका कपाट में जाएगी। नासिका कपाट में क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे मैंने आपको बताया था, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का कार्य होता है कि जो बाहर के धूल कण, मिट्टी वगैरह जो हमारे सांस के अंदर जाते हैं, धूल के कण, मिट्टी के कण, गंदगी वगैरह, वो उसे वहीं पे रोक देता है। उसी म्यूकस में वो चिपक जाते हैं, जितने भी गंदगी होती है, बाहर के धूल मिट्टी के कण होते हैं। ठीक है, फिर उसी में छोटे छोटे नाक में जो बाल होते हैं, छोटे छोटे बहुत हल्के से हल्के मतलब बहुत पतले बाल होते हैं, वो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं सीलिया। वो क्या करते हैं? वो भी जो धूल मिट्टी होती है उन्हें रोकने का कार्य करते हैं। लेकिन जो वो नहीं रोक पाते, जो वो बाल नहीं रोक पाते और वो अंदर चली जाती है मिट्टी, उसे कौन रोकता है? उसे रोकता है म्यूकस, यानी वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो उस मिट्टी को रोक लेता है। ठीक है, तो श्वास कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से, नासिका से शुरू होगी सांस लेनी। फिर उसके बाद श्वास कहाँ पे जाती है? उसके बाद जाती है ग्रसनी में। ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ग्रसनी, ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाएगी ये श्वास? यहाँ से नाक से चली, फेरिंग्स में जाएगी। ठीक है, जो ग्रसनी होती है, जो फेरिंग्स होती है, वो भी, उसके भी 3 भाग होते हैं। ये ग्रसनी है, इसके होते हैं 3 भाग। जो हमारी जो श्वास होती है वो कहाँ से चली? नाक से चली। नाक से कहाँ पे पहुँची? ग्रसनी में पहुँची। ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? ग्रसनी के भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स। सेकंड क्या होता है? मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी। और थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है स्वर यंत्र ग्रसनी। स्वर यंत्र ग्रसनी। जो मुख ग्रसनी है उसे क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स।
ओरोफेरिंक्स, और जो स्वर यंत्र ग्रंथि है उसे बोलते हैं लैरिंजोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, तो जो ग्रसनी है उसके 3 भाग हो गए। जो नासाग्रसनी है, जो 3 भाग, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और स्वरयंत्री। जो नासाग्रसनी है, जो नाक के पीछे वाला भाग होता है उसे नेजोफेरिंक्स यानी नासाग्रसनी बोलते हैं। जो मुख के पीछे वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंक्स या मुखग्रसनी बोलते हैं। और जो स्वरयंत्र के पीछे वाला भाग होगा ग्रसनी का उसे लैरिंजोफेरिंक्स बोलेंगे। तो जो ग्रसनी का नाक के पीछे वाला भाग होगा उसे नेजोफेरिंक्स, जो ग्रसनी का मुख के पीछे वाला भाग होगा उसे ओरोफेरिंक्स, और जो ग्रसनी का स्वर यंत्र के पीछे वाला भाग होगा उसे क्या बोलेंगे, लैरिंजोफेरिंक्स। तो श्वास कहाँ से चली, श्वास चली यहाँ से, यानी ऑक्सीजन हमने कहाँ से ली, अंदर प्रवेश कर रही है हवा, ऑक्सीजन वो नाक से प्रवेश कर रही है। फिर कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी फेरिंग्स में यानी ग्रसनी में। उसके बाद कहाँ पे जाएगी, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र बोलते हैं हिंदी में, स्वर यंत्र। ठीक है, उसके बाद जाएगी स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र में जाने के बाद कहाँ पे जाती है, स्वर यंत्र में जाने के बाद वो जाती है उसमें श्वास नली में। श्वास नली ये है, श्वास नली यहाँ से ये जाएगी, ये श्वास नली है। श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। इसमें सी के आकार के जो ये निशान बने हुए हैं वो एक सी के क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज ये क्या करता है, ये इसे जोड़ के रखता है। अगर ये यहाँ से हट जाए तो ये श्वास नली पिचक जाएगी। ठीक है, तो जब ये नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्वर यंत्र के बाद कहाँ पे पहुँचती है, श्वास नली में पहुँचती है। श्वास नली यानी ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी ट्रैकिया ही बोलते हैं, इस ऐसे भी TREACHEA, ट्रैकिया। ठीक है, तो ये ट्रैकिया में जाने के बाद यहाँ से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। देखिए 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है, एक बाएं फेफड़े में चली जाती है। जब ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, जब तक श्वास यहाँ पे है श्वास नली में तो उसे बोलेंगे ट्रैकिया। जब वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक दाएं फेफड़े में चली जाएगी, एक बाएं फेफड़े में या दोनों लंग्स में चली जाएगी, तो उन्हें बोलेंगे ब्रोंकाई। तो क्या बोलते हैं उसे, जब वहाँ पे चली जाती है तो उसे बोलते हैं ब्रोंकाई यानी श्वास नली, श्वास नलिकाएं। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं, सॉरी श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। ठीक है, तो जब ये जो श्वास है यहाँ से, जब ये श्वास नली में थी, ट्रैकिया में थी, तब तक तो इसे वो इस हिस्से को क्या बोल रहे थे, ट्रैकिया बोल रहे थे। जब अब ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है तो इन्हें बोला जाता है ब्रोंकाई यानी श्वसनिकाएं। फिर ये यहाँ पे भी जो ये सी के आकार की जो संरचना बनी हुई है वो उसका कार्य वो क्या करती है, वो इन्हें पिचकने नहीं देती। यानी इन्हें इस नली को, अगर ये नली पिचक जाएगी तो सांस कैसे आएगी, अगर हमारी श्वास नली जो होती है ट्रैकिया अगर वो पिचक जाएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। देखिए अगर हम भोजन नहीं करते तो 5 से 6 हफ्ते तक हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हम पानी नहीं पीते तो 3 से 4 दिन तक हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हम श्वास नहीं ले पाते 4 से 6 मिनट के अंदर अगर हम श्वास रोक लेते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ योगी होते हैं ऐसे बड़े बड़े योगी जिन्होंने जो प्रैक्टिस कर करके श्वास को रोकने की प्रक्रिया करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देर तक श्वास रोक लेते हैं। लेकिन जो आम इंसान होता है, नॉर्मल आदमी होता है, वो 5 से 6 मिनट अगर सांस रोक ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या कहलाती है, वो ब्रोंकाई कहलाती है। अब जो ब्रोंकाई है वो भी अलग अलग भागों में बटी होती है। ये देखिए ये बटे होते हैं, ये है ब्रोंकाई, ये जो 2 पार्ट हुए ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई जो है वो अलग अलग पार्ट में बटेगी। ये इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स यानी श्वसनिकाएं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। जब ब्रोंकाई को वो श्वास नली जो होती है ट्रैकिया वो 2 भागों में बढ़ जाती है, ब्रोंकाई में बढ़ जाती है। और जो ब्रोंकाई है जब वो अलग अलग उसके भी अलग अलग भाग बन जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और जो ये ब्रोंकियोल्स पर जो गुच्छेनुमा अंगूर के गुच्छे के आकार की जो संरचना बनी होती है फिर ये उसमें बढ़ जाती है। अब श्वास आई, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एलियोवोली। एलियोवोली ये जो गुच्छेनुमा रचना है। अब श्वास आई यहाँ पे,
श्वास ब्रोंकाई से होते हुए कहाँ पे पहुंची, ब्रोंकियोल्स में पहुंची, ब्रोंकियोल्स से कहाँ पे पहुंची, एल्वेओली में पहुंची। अब जो ऑक्सीजन है वो एल्वेओली में पहुंच गई। एल्वेओली में क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड में वो वहाँ से एल्वेओली में जाने के बाद ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। जैसे मैंने बताया था ना जब मैंने ब्लड पढ़ाया था, तो ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब ऑक्सीजन यहाँ पे आके पहुँच जाती है एल्वेओली में, तो एल्वेओली में ब्लड होता है, ब्लड में मिल जाती है ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को उठाकर पूरे शरीर में जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वहाँ पे भेज देगा। ठीक है, वहाँ पे भेजने के, कोशिकाओं में भी कहाँ पे भेजेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेगा। ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को एल्वेओली से उठाकर सेल के भी कौन से वाले भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है। मैंने आपको बताया था जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तो उसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने से क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उससे एनर्जी मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब जब हीमोग्लोबिन ने जो ब्लड था वो पूरे शरीर में कोशिकाओं में भेज दिया, ठीक है, कोशिकाओं में भेज दिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या में जाने के बाद ब्लड पूरे शरीर में चला गया। उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसे वहाँ से उठाएगा, किसके रूप में, उस जो ऑक्सीजन उसने भेजी थी, जो उसने ऑक्सीजन ब्लड में मिलाई थी, ब्लड में मिलाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भेजी थी, अब वो उसे वापस वहाँ से उठाता है, ऑक्सीजन के रूप में नहीं। जब वो मिल जाती है पूरे शरीर में, कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो उसे जब वापस लेता है तो वो कौन सी गैस बन जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, यानी CO2 बन जाती है। तो फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 को उठाकर वापस एल्वेओली में यहाँ पे लाके डाल देता है। जो हीमोग्लोबिन ने, जिसने O2 को भेजा था सेल्स के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में, जब वहाँ पे क्रेब्स चक्र चल जाता है, क्रेब्स चक्र चलने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है, पूरे शरीर में ऊर्जा चली जाती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन वहाँ से उसे उठाता है, उसे किस रूप में उठाता है, CO2 के रूप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और उठाकर फिर से यहीं पे एल्वेओली में डाल देता है, और एल्वेओली के से फिर वो ब्रोंकियोल्स में आती है, फिर ब्रोंकाई में आती है, और फिर श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से श्वास की प्रक्रिया होती है। श्वास कैसे अंदर जाती है, O2 बनकर, यानी ऑक्सीजन बनकर, और वापस कैसे आती है, CO2 बनकर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य पता चल गया। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इफेक्ट किससे पड़ता है, उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड से। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जैसे कहीं पे वो किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किससे निकलती है, धुएं से निकलती है। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा धुआं हो रखा, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एकदम से उसे कैच कर लेगा। उसे क्या मतलब, जो उसे ऑक्सीजन से भी ज़्यादा पसंद क्या है, उसे ऑक्सीजन से ज़्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो उसे कैच कर लेगा और हमारे पूरे शरीर में भेज देगा, यहाँ एल्वेओली में ला देगा, एल्वेओली से वो पूरे सेल में चली जाएगी। उससे क्या होगा, बहुत तेज़ी से अगर आप किसी भी धुएं वाले स्थान पे जाओ, अगर धुआं हीमोग्लोबिन हमारे अंदर खींच लेता है उस धुएं को, तो हम बहुत जल्दी बेहोश हो जाते हैं। इसीलिए बेहोश हो जाते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा किसे इम्प्रेस होता है, किसे खींचता है ज़्यादा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को खींचता है। ठीक है, तो पता चला कि श्वास की प्रक्रिया कैसे होती है। श्वास की प्रक्रिया, यहाँ से श्वास चली, हमें याद रखना है, नाक से श्वास चली, नाक से कहाँ पे गई, नासिका कपाट में गई, नासिका कपाट से कहाँ पे गई, इसे फेरिंक्स को मतलब इजी भाषा में क्या बोलते हैं, गांव की भाषा में हलक बोलते हैं। हलक सुना है ना आपने, कि हलक में उतार दूंगा, ये कर दूंगा, लड़ाई करते हुए भी बोलते हैं लोग बाग। तो इसे इजी भाषा में फेरिंक्स को हलक बोलते हैं। हलक में जाएगी, फिर श्वास कहाँ से जाएगी, फिर स्वर यंत्र में जाएगी, यहाँ पे जाएगी, स्वर यंत्र से फिर कहाँ पे जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी, श्वास प्रणाल में जाएगी। श्वास प्रणाल में जाने के बाद वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। जब वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है तो उन्हें बोला जाता है ब्रोंकाई। जब वो ब्रोंकाई जो 2 हिस्सों में बढ़ने के बाद भी फिर वो अलग अलग हिस्से होते हैं, उसके लंग्स में जाने के बाद, फेफड़ों में जाने के बाद वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, तो उन्हें बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, जब ये ब्रोंकियोल्स पर जो ये संरचना बनी हुई है अंगूर के गुच्छे के आकार की, इन्हें बोला जाता है एल्वेओली। एल्वेओली क्या करती है, ये इनमें ब्लड होता है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई और इसमें यहाँ पे ब्लड है, तो ये ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन उसे ऑक्सीजन को उठाता है और हमारे पूरे शरीर में, हमारी पूरी कोशिकाओं में उसे ट्रांसफ़र कर देता है, भेज देता है। और कोशिकाओं में भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्या होता है, क्रेब्स चक्र
क्रेब्स चक्र चलता है, उसमें क्रेब्स चक्र चलने के बाद उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है जिससे एनर्जी मिलती है। फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को वापस लाता है, किसके रूप में, CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। फिर उसे एल्वेओली में ही लाके छोड़ देता है। फिर एल्वेओली से ब्रोंकियोल्स में पहुंचती है, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में पहुंचती है, फिर ब्रोंकाई से ट्रैकिया के माध्यम से नाक से होते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो पता चला कि जो ये प्रक्रिया है श्वास की कैसे हुई। ठीक है, तो ये तो पता चल गया आपको। अब हम देखेंगे कि हमें हिचकी कैसे आती है। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि हिचकी आई है, लोग बोलेंगे कोई याद कर रहा है तो हिचकी आई है। ऐसा नहीं होता कि कोई याद हमें वहाँ बैठ के करेगा और हमारे शरीर में कुछ मूवमेंट होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। हिचकी इसलिए आती है जब जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स वहीं से वही रास्ता हवा जाने का है, मतलब ऑक्सीजन जाने का है अंदर, और वही रास्ता खाना जाने का है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए यही रास्ता है, यहीं से हवा जाएगी, यहीं से खाना जाएगा। यहाँ पे ये फिर यहाँ दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तरफ तो लंग्स में हवा चली जाती है, दूसरी तरफ चला जाता है खाना। ठीक है, खाना यानी जो फूड पाइप होता है उसमें खाना चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब खाना जाता है तो उसे हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन मैसेज देता है। ठीक है, कि खाना कहाँ पे, यहाँ पे होता है एक इपोग्लोटिक्स होता है। इपोग्लोटिक्स क्या करता है कि जब यहाँ पे श्वास, जो फेरिंग्स में खाना या हवा दोनों आते हैं, तो इपोग्लोटिक्स ब्रेन जो होता है वो इसे इपोग्लोटिक्स को मैसेज देता है कि खाना किस तरफ पहुँचाना है और हवा किस तरफ पहुँचानी है। जब यहाँ पे खाना आता है तो वो हवा वाले पाइप को बंद कर देता है, और जब यहाँ पे हवा आती है तो वो खाने वाले पाइप को बंद कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खाते खाते क्या करेंगे, हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, हम किसी के बारे में सोचने लगते हैं, मतलब किसी को याद कर रहे होते हैं या किसी काम को याद कर रहे होते हैं या किसी को भी याद करके मतलब उस खाने को खाते रहते हैं, और दिमाग हमारा वहाँ पे होता है। तो जो हमारा दिमाग होता है वो इपोग्लोटिक्स को मैसेज ही नहीं दे पाता कि खाने को पहुंचाना कहाँ है। तो इपोग्लोटिक्स के पास जब मैसेज नहीं जाएगा तो खाना कहाँ जाएगा, खाना गलती से हवा वाले पाइप में चला जाएगा, जहाँ से जिस तरफ मतलब लंग्स में चला जाएगा। तो जब वो लंग्स में चला जाएगा फिर क्या होता है, लंग्स में जाने के बाद तो फेफड़े थोड़ा ही खाने को एक्सेप्ट करेंगे, वो उसे बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। फेफड़े देखते हैं कि खाना आ गया, लंग्स देखते हैं कि यहाँ पे खाना आ गया, यहाँ खाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तो हवा आनी थी, ऑक्सीजन आनी थी, तो वो उसे बाहर धकेलने का कार्य करते हैं फोर्स के द्वारा। जब उसे बाहर धकेलते हैं तो हिचकी आती है, ऐसे आती है ना हिचकी, तो वो जितना भी खाना फंसा रहेगा, जब तक वो खाना पूरा नहीं निकलेगा तब तक हिचकी आती रहेगी। ठीक है, तो ये मत कहना कि कोई हमें याद कर रहा है तब हिचकी आती है, हम किसी को याद कर रहे हैं तब हिचकी आती है, या हमारा ब्रेन कहीं और है, किसी और चीज़ पे फोकस कर रहा है और हम खाना खा रहे हैं, तो वो जो खाना है वो गलत नली में चला जाता है, हवा वाली नली में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। और फिर वो लंग्स क्या करते हैं, जब हम पानी पी लेते हैं ना, बोलते हैं हिचकी आ रही तो पानी पी लो, तो ऐसा करते हैं जब हम पानी पीते हैं तो फिर वो पानी पीने से वो कुछ जो लंग्स होते हैं उसे धकेलते हैं ऊपर की तरफ, फिर वो पानी से फूड वाले जो पाइप होता है हमारा खाने वाला, उसमें खाना चला जाता है और फिर हमें हिचकी आनी बंद हो जाती है। तो इसलिए आती है हिचकी। इसे कौन करता है, जो इपोग्लोटिक्स है वो मैसेज देता है, वो हमारे खाने को खाने वाले पाइप में पहुंचाएगा, और जो हमारी श्वास है, ऑक्सीजन है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा, वो लंग्स में पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसलिए होता है ये कि हिचकी क्यों आती है। फिर हम ये देखेंगे कि जो श्वास लेने का जो कार्य होता है उसे कौन करवाता है, उसे करने में कौन हेल्प करता है। तो उसे करने में जो हेल्प करता है श्वास लेने में वो डायफ्राम करता है। डायफ्राम लंग्स के ठीक नीचे होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम फैल जाता है। तो 75% यानी 75% हेल्प कौन करता है श्वास लेने में, डायफ्राम करता है। हमारे फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि श्वास को बाहर छोड़ दे, श्वास को बाहर छोड़ने के लिए भी डायफ्राम प्रेशर लगाता है, तब जाके सांस बाहर निकलती है। ठीक है, तो मेन क्या है, डायफ्राम। अब एक पॉइंट और आता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती महिलाएं होती है,
जब उनके पेट में यहाँ से वो प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा होगा तो फिर डायफ्राम को फैलने की जगह नहीं मिलेगी। तो जब डायफ्राम को फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो सांस लेने में कौन हेल्प करेगा? तो जब एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में बच्चा होता है, जब वो गर्भवती होती है, तो तब उसका डायफ्राम सांस लेने में हेल्प नहीं करता। कौन हेल्प करता है? उसकी रिब्स, जो रिब्स होती है, साइड में पसलियाँ होती है, वो हेल्प करती है सांस लेने में और सांस को ऊपर धकेलने में, यानी छोड़ने में। एक नॉर्मल व्यक्ति में जब तो डायफ्राम 70% हेल्प करेगा, लेकिन एक गर्भवती महिला में जब डायफ्राम काम नहीं करेगा, सिकुड़ेगा कैसे वो? जब यहाँ तक पेट में तो बच्चा जगह बना लेगा ना अपनी, तो उसे सिकुड़ने का जगह नहीं मिलेगी या फैलने की जगह नहीं मिलेगी। तो उस वक्त क्या होता है कि जो रिब्स होती है, जो पसलियाँ होती है, वो सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, अगर इस स्थिति में किसी लेडीज की, किसी गर्भवती महिला की अगर वो प्रेग्नेंट है और उसकी रिब्स टूट जाती है, यानी पसलियाँ टूट जाती है, तो उसकी मृत्यु वहीं पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो सांस लेने की प्रक्रिया करने में कौन हेल्प कर रहा होता है? वो रिब्स कर रही होती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और कहीं चोट नहीं लगी होती, सर पे भी चोट नहीं लगी होती, खाली पेट में, चेस्ट के नीचे चोट लगी होती है जो दिखाई भी नहीं देती। उसमें क्या होता है? जो डायफ्राम होता है वो टूट जाता है और एकदम से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सांस लेने में 70% काम तो कौन कर रहा है? डायफ्राम ही कर रहा है ना। और अगर डायफ्राम ही टूट जाएगा तो हम सांस कैसे ले पाएंगे? तो व्यक्ति तुरंत मर जाता है। ठीक है, इसलिए जो श्वास की प्रक्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? डायफ्राम के माध्यम से। 70% या 75% भी लिखा रहता है कहीं पे, उसमें हेल्प कौन करता है? उसमें डायफ्राम हमें श्वास लेने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो श्वास की प्रक्रिया कैसे होती है। श्वास चला कहाँ से? नाक से सांस लिया, नाक से कहाँ पे पहुँचा? फेरिंग्स में पहुँचा, फिर लैरिंग्स में पहुँचा, लैरिंग्स के बाद कहाँ पे पहुँचा? यहाँ से पहुँचता है फिर ट्रैकिया में, यानी श्वास नली, श्वास प्रणाल में। ट्रैकिया के बाद कहाँ पे पहुँचता है? ट्रैकिया में जाने के बाद वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, दोनों फेफड़ों में चला जाता है, दोनों लंग्स में चला जाता है, दाएं लंग्स में और बाएं लंग्स में। दोनों में जाने के बाद उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है, जब वो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, उसे बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। जब वो ब्रोंकियोल्स भी अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है तो उसे बोला जाता है एलोविली। एलोविली में जाके क्या होता है? ब्लड में वो जो ऑक्सीजन होती है, जो हमने हवा ली थी अंदर, वो ब्लड में मिल जाती है। ब्लड में मिलने के बाद क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? उस ऑक्सीजन को हम पूरे शरीर में, हमारी पूरी कोशिकाओं में, सेल्स में विभाजित कर देता है, फैला देता है। और सेल्स में भी कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वास ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने के बाद क्या होगा कि ग्लूकोज का निर्माण होगा। ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद ऊर्जा मिलती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। उसके बाद क्या होता है कि जब वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में मिला चुका होता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन उसे वापस लाता है, वापस खींचने का कार्य करता है। लेकिन किस रूप में? ऑक्सीजन तो मिल चुकी होती है, उसे खींचता है CO2 के रूप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। जब उसे खींचता है तो फिर वापस कहाँ पे लाके छोड़ता है? एलोविली में लाके छोड़ देता है। और एलोविली से फिर वो ब्रोंकियोल्स में पहुंचती है, फिर ब्रोंकाई में पहुंचती है, फिर श्वास नली में ट्रैकिया से होते हुए, लैरिंग्स फेरिंग्स से बाहर होते हुए नाक से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस तरह से श्वास की प्रक्रिया पूरी होती है। और ये श्वास पथ यानी श्वसन के मार्ग कौन कौन से होते हैं? नासिका, फिर नासिका कपाट, फिर ग्रसनी। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासाग्रसनी यानी नेजोफेरिंग्स, मुख ग्रसनी यानी ओरोफेरिंग्स, स्वरयंत्र ग्रसनी यानी लैरिंजोफेरिंग्स। थर्ड होता है ये फेरिंग्स था, फिर होता है लैरिंग्स यानी स्वरयंत्र। जो स्वरयंत्र को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है वॉइस मेल बॉक्स भी बोला जाता है, यानी यहाँ से आवाज़ निकलती है जब, इसीलिए इसे वॉइस मेल बॉक्स बोला जाता है कि स्वर यंत्र को, कि अगर यहीं से तो बोलते हैं हम, इसीलिए इसे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वॉइस मेल बॉक्स किसे बोला जाता है? तो लिरिंग्स को यानी स्वर यंत्र को बोला जाता है। उसके बाद श्वास नली को ट्रैकिया बोलते हैं, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और फिर क्या होता है? लंग्स। ठीक है, तो पता चला कि ये पूरी प्रक्रिया श्वास की कैसे होती है। तो मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया, डिफाइन भी कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और जो इसका बचा हुआ है बाकी का वो भी लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।